नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। देश के कई इलाकों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना की दर भी लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे वक्त में हम किस तरह से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेदांता अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन और लंग केयर फाउंडेशन के फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद कुमार, आपका नमस्कार। बहुत साइंस चैनल पर। नमस्कार जी डॉक्टर अरविंद, हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामलों में तो देश भर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गंभीर मामले नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वायरस कमजोर हो गया या फिर ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी? अश्विनी जी, जो पिछले एक महीने से हुआ है पूरे विश्व में वो ये है कि 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में एक नया ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट हुआ था, जिसको स्टडी करने पे पाया गया कि वो कई गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है, यानी कि वो इन्फेक्शन तेजी से फैलता है और वो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों में भी हो सकता है और हो रहा है। हालांकि जो प्रारंभिक सूचना है उसके अनुसार जो बीमारी वो कॉज कर रहा है वो उतनी सीवियर नहीं है जैसी कि हमने पिछले वर्ष डेल्टा के साथ देखी थी। चूंकि ये हाईली इन्फेक्शियस है, इसलिए साउथ अफ्रीका और कुछ आसपास के देशों से शुरू होकर यह पूरे विश्व में 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इसने यूरोप और यूएसए में तो एक तरह से कहर ढाया हुआ है कि वहां एक एक 2-2 लाख केस पर डे के हिसाब से हो रहे हैं और पिछले 3 हफ्ते से हमारे देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ने की सूचना आ रही है, जिसमें मेरा मानना है कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो आपका सवाल था कि क्या कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं? जरूर, पिछले 3 हफ्ते से लगातार वृद्धि हो रही है। यह केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि यह बहुत इन्फेक्शियस है। अभी तक सूचनाओं के अनुसार जो डिजीज है खासकर से वैक्सीनेटेड लोगों में वो माइल्ड हो रही है, लेकिन विश्व में कई देशों से अनवैक्सीनेटेड लोगों में सीरियस डिजीज और मृत्यु की भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अश्विनी जी, तो ये कहना कि वायरस जो है ज्यादा गंभीर मामले में का ये अभी जल्दबाजी होगी डॉक्टर साहब? बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि वायरस बहुत माइल्ड है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि यह बहुत अच्छी खबर है, यह आएगा और एक ठंडी हवा की तरह गुजर जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि अभी ऐसे स्टेटमेंट्स देना शायद स्थिति को की गंभीरता को नजरअंदाज करने के बराबर होगा। हमें इस समय पूरा एहतियात बरतना है, यह मान के कि यह न केवल इन्फेक्शियस है, घातक भी है, वैक्सीन को ओवरकम भी करता है और जो प्रोटेक्शन के हमारे मेजर्स हैं उनको लेकर ही हम इससे बच सकते हैं। और आज ही वो समय है जब हमें उन प्रोटेक्शन मेजर्स को पूरी तरह से इस्तेमाल करके इससे बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और चीज इस वेरिएंट के बारे में है कि इसके लक्षण जो है वो बहुत ज्यादा माइल्ड कई बार होते हैं और कई बार नहीं भी दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें लोग कि अगर मान लीजिए किसी को हुआ है और लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि उसको कोरोना का संक्रमण है, और लोग क्या करें ऐसी स्थिति में? अश्विनी जी, ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि इससे जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो माइल्ड हैं और उनमें बुखार उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना डेल्टा में था। गले में खराश और नाक बहना और जिसको हम लोग जुकाम खांसी कहते हैं उस तरह के सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं। एक और चीज जो है कि इस समय ये जाड़े का मौसम होता है, इसमें वैसे ही खांसी, जुकाम, वायरल फीवर, निमोनिया, ये सब चीजें आमतौर से ज्यादा संख्या में देखी जाती हैं और दोनों के लक्षण बिल्कुल सेम है। तो अब मुझे अगर खांसी जुकाम है तो वो सिंपल वायरल फीवर या कोई फ्लू है या वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, यह पता कर पाना बिना टेस्ट के असंभव है। और शायद यही कारण है कि यह तेजी से फैल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको खांसी जुकाम समझ के
कोरोना का डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं। एक और चीज हम देख रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक लक्षण के बिना वाले जो केस हैं उनकी संख्या भी इस वेरिएंट में बाकी के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रही है। तो शायद यही कारण है कि ये इतनी तेजी से फैल रहा है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा हम लोगों ने दूसरी लहर में देखा था कि वो जो वायरस था वो फेफड़ों पर बहुत जल्दी अटैक करता था, सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी। ये जो वेरिएंट है, क्या इसमें भी इसी तरह के का कुछ होता है? अश्विनी जी, जो अब तक हमने इसके बारे में देखा है कि यह हमारे नाक से एंटर करके नाक और जो गले का हिस्सा है पीछे का नेजोफेरिंक्स जिसको कहते हैं, ज्यादातर ये वहीं तक सीमित रहता है, वहां भारी मात्रा में मल्टीप्लाई करता है, विंड पाइप तक जाता है। लेकिन जो नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे लंग्स कहते हैं उसमें यह उतनी भारी मात्रा में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। और अभी तक के केसेस में और खासकर से जो वैक्सीनेटेड केसेस हैं उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट यानी ऑक्सीजन कम होना, उनका वेंटिलेटर पे जाना या लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से मृत्यु होना, इसका इंसिडेंस डेल्टा के मुकाबले अभी तक कहीं कम रिपोर्टेड है। एक और चीज जो इस समय दिखाई पड़ती है, इस दौरान सर्दी के दौरान जो प्रदूषण का स्तर है वो भी आमतौर पे ज्यादा होता है और जो फेफड़ों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब ऐसे में क्या इस वक्त अगर कोरोना का संक्रमण किसी को होता है तो क्या वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है प्रदूषण की वजह से फेफड़े पहले से ही इन्फेक्टेड हो या कमजोर हो? अश्विनी जी, ये भी बहुत एक अहम क्वेश्चन आपने मुद्दा रेज किया है जो पिछले 1.5 साल से पूरे विश्व में रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है और उस पर क्लियर कट बिल्कुल एविडेंस अवेलेबल है। पूरे विश्व में ये देखा गया पिछले साल भी कि जो जो प्रदूषण प्रभावित एरियाज थे, देश हो, राज्य हो, सिटी हो, उनमें न केवल कोरोना का इंसिडेंस ज्यादा हुआ बट कोरोना होने की सूरत में जो पॉल्यूशन एफ्लिक्टेड कम्युनिटीज थी उनमें डेथ रेट भी ज्यादा रिपोर्टेड था। और उसको एक्सप्लेन करना कोई मुश्किल नहीं है कि पॉल्यूशन से उनके लंग्स, उनके हार्ट, उनके दूसरे अंग ऑलरेडी डैमेज थे। तो उस डैमेज्ड पर्सन में कोरोना होने की सूरत में रिस्क ज्यादा, सीरियसनेस ज्यादा और डेथ ज्यादा, ये सब हमने लास्ट ईयर देखा था। और कोई रीजन नहीं है कि इस साल ये वाला वेरिएंट जो है उसमें भी वही पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि हमें इस वक्त दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो प्रदूषण से बचना है, दूसरी तरफ कोरोना से भी बचाव करना है। जी, प्रदूषण से जहां तक हो सके हमें बचना है, हमें प्रदूषण को कम करने की पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि देखिए, हवा एक ऐसी चीज है कि अगर हवा पॉल्यूटेड है तो लोग मुझसे पूछते हैं हम कैसे बच सकते हैं। मैंने कहा आप सांस लेना बंद कर दीजिए, आप 100% प्रोटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं सकते। तो प्रदूषित हवा में सांस लेने से अपने को बचाना मुश्किल है, हवा को प्रदूषित होने से रोकना वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है। तो जो भी वट एवर लिटिल वी कैन डू टू प्रिवेंट द एयर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड, हमें वो करना चाहिए, वो हमारे लिए मददगार साबित होगा। और कोरोना से बचने के जो स्टैंडर्ड उपाय हैं वो भी हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। जी, तो एक और सवाल ये सामने आता है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्या किसी खास उम्र या वर्ग के लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा वल्नरेबल है जिसको कहा जाता है, या फिर जैसे कहा जाता है कि बच्चों को ज्यादा खतरा है क्या? देखिए, कोई स्पेशल प्रेडिलेक्शन इसका बच्चों के लिए हो ऐसा भी कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है। हाँ, जो शुरू शुरू में बच्चे ज्यादा अफेक्टेड थे, लेकिन उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे वो पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है। आपने सुना होगा कि मैं बार बार लौट फेर करके कहीं ना कहीं वैक्सीन पर वापस आ रहा हूं, क्योंकि बड़ा क्लियर कट एविडेंस इमर्ज हो रहा है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं वैक्सीन की और जिन्होंने नहीं ली है, उनके बीच में आज की तारीख में पूरे विश्व में कोरोना होने की सूरत में जो आउटकम है उसमें क्लियर कट डिफरेंस नजर आ रहा है। कोरोना हो रहा है लोगों को वैक्सीन के बावजूद भी, लेकिन वो माइल्ड डिजीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन हमें सीरियस डिजीज से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे रही है। तो बच्चे एक ऐसा ग्रुप हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। हो सकता है वो कारण हो कि कंपैरेटिवली डेल्टा के मुकाबले साउथ अफ्रीका में बच्चों का एडमिशन रेट कुछ गुना ज्यादा था, लेकिन कोई स्पेशल
प्रेडिलेक्शन बच्चों के लिए हो, एडल्ट्स के लिए हो, एल्डरली के लिए हो, ऐसा किसी भी देश से क्लियर कट ऐसा कोई डेटा अभी तक इमर्ज नहीं हुआ है। अश्विनी जी। वैक्सीन तो जरूरी है ही सबके लिए लगवाना, लेकिन इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर हम किस तरह से अपने आप को, अपने शरीर को इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इम्यूनिटी को घटाने वाले कार्य हम ना करें। ईश्वर ने हमारे शरीर को काफी सुदृढ़ और इम्यून अच्छी तरह से बनाया है, लेकिन अपने कुछ कार्यों या बीमारियों की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो एक तो स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, मतलब सोशल ड्रिंकिंग नहीं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता है या किसी भी दूसरे मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो उससे भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है। उसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, आपका कैंसर है, आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो या साइटोटॉक्सिक कैंसर ड्रग्स ले रहे हो, आपको कैंसर है, आपका कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है, रेडियोथेरेपी लग रही है, या कुछ और डिजीजेस हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी कम करती हैं, या आपकी वृद्धावस्था है, एल्डरली है, आप 60-70 साल के उम्र के ऊपर हैं, शरीर शिथिल हो गया, तो इन सारी अवस्थाओं में हमारी शरीर की इम्यूनिटी एक दूसरे यंग व्यक्ति के मुकाबले कम हो जाती है, और यह हमारी कोरोना के लिए ससेप्टेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है और कोरोना होने की सूरत में उसके सीरियस होने और मृत्यु होने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो इन सब चीजों को होने की सूरत में अगर हम अच्छी तरह से कंट्रोल करें, हम स्मोकिंग ना करें, हम घर का जो हेल्दी ताजा बना हुआ खाना है वो खाएं, 2-2.5 लीटर पानी जरूर लें, थोड़ा योगा करें, बहुत ज्यादा अपने को टेंस ना रखें। ये क्लियर कट देखा गया है कि जो बहुत ज्यादा टेंस, परेशान, नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं वो अपनी इम्यूनिटी को कम कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखें, योगा करें, थोड़ा सा प्राणायाम, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ये सब चीजें हमारी बॉडी की टेंशन को कम करके इम्यूनिटी को इंप्रूव करती हैं। तो मैं समराइज कर दूं, डाइट इंपॉर्टेंट है, हेल्दी न्यूट्रिशियस घर का डाइट। कोई एक हेल्दी व्यक्ति को एडिशनल सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। घर का ताजा बना हुआ पौष्टिक आहार जो हमारे सबके घरों में बनता है वो मोर देन एनफ है। पीने की चीजें जरूर लें, अगर फ्रूट्स लेना है तो फ्रेश फ्रूट्स लें। ड्राई फ्रूट्स जो नट्स हैं उनमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो अच्छे हैं। हाई कलर्ड वेजिटेबल्स जो हैं उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो अच्छे हैं। स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करें और कुछ ना कुछ शरीर का और मानसिक व्यायाम जरूर करें और अपने को रिलैक्स्ड रखें, सोच सकारात्मक रखें। अश्विनी जी। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम ये जांच सकें या कुछ पता कर सकें कि हमारा शरीर कितना तैयार है और हम अभी किस लेवल पर हैं? कोई ऐसा तरीका भी है डॉक्टर साहब क्या, और हमें क्या करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा देखिए, बहुत सारे लोग अपने एंटीबॉडी लेवल्स करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एंटीबॉडी लेवल्स कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे कोई ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं हुआ है और उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई और ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप जान सकें कि आपके, हाँ ये जरूर है कि अगर आप 60 साल से ऊपर हैं या उससे कम है और आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, या जो और सारी बीमारियां मैंने अभी एन्यूमरेट की थी, इनमें से कोई भी बीमारी है तो आपकी ससेप्टेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। बाहर के देशों में ऐसे मामले भी देखने में आ रहे हैं जहां पर एक ही व्यक्ति में 2 वायरस का संक्रमण देखा जा रहा है, जैसे डेल्टा और ओमिक्रॉन का संक्रमण, जिसे डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, थ्योरेटिकली तो दोनों वायरस अलग अलग अटैक कर सकते हैं और उसकी सूरत में आदमी को एक वायरस का वर्स्ट और दूसरे वायरस का वर्स्ट झेलना पड़ेगा। कुछ लोगों ने तो यह भी प्रेडिक्ट किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस मिल करके कोई एक नया म्यूटेंट आ जाए जिसमें उन दोनों के बुरे गुण मिल करके बन जाएं, वो भी डेल्मिक्रॉन कहा जा सकता है। तो अश्विनी जी, ये सब तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं, आगे आने वाले समय में म्यूटेशन कैसे आएंगे।
लेकिन हाँ, दोनों इन्फेक्शंस होने की सूरत में आपको जो बीमारी है वो थोड़ा ज्यादा सीरियस होगी। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि ये भी उन लोगों में आ रहा है देखने में जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। देखिए, यूएसए के अंदर एक बड़ी विडंबना की स्थिति है कि उनके यहां आज से नहीं बल्कि 9 महीने से ऊपर हो गए हैं कि उनके स्टॉक्स में वैक्सीन भरी पड़ी हैं। उन्होंने इतनी होर्डिंग करके रखी है कि अपने देश की जरूरत से कई गुना ज्यादा उनके स्टॉक्स में भरी हैं। लोगों के पास चॉइसेस हैं, पीपल आर स्पॉइल्ड फॉर द चॉइसेस, और फिर भी 40% पॉपुलेशन ने वैक्सीन हेजिटेंसी, अपनी सोच की वजह से वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो वो पॉपुलेशन एक्सपोज्ड है और उन्हीं में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं। जी, तो सर इसके अलावा इज़राइल में भी कुछ ऐसे मामले दिखे हैं जहां पर कोरोना और इन्फ्लुएंजा का एक साथ संक्रमण, जिसको कि फ्लोरोना बोला जा रहा है, उस तरह के संक्रमण देखने को मिले हैं। क्या हमारे देश में भी इस तरह का संक्रमण होने की आशंका है? जी, इज़राइल एक ऐसा देश है जिसने वैक्सीनेशन के बारे में बहुत एग्रेसिव पॉलिसी रखी है। इनफैक्ट दे वर द फर्स्ट वंस टू गिव द बूस्टर थर्ड डोज, एंड इनफैक्ट नाउ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ फोर्थ डोज। बट फिर भी उनके यहां पर यह संक्रमण हो रहा है। और देखिए, फ्लू एक अलग वायरस है और कोरोना एक अलग वायरस है। तो कोरोना की इम्यूनिटी फ्लू को नहीं रोक सकती और उसी तरह वाइसी वर्सा। तो इस समय जैसा मैंने कहा कि ये फ्लू का सीजन है, ठंडक का सीजन, तो व्यक्ति को फ्लू और कोरोना या कोरोना के 2 स्ट्रेन, थियोरेटिकली ये सब कुछ वहां भी हो रहा है, हमारे देश में भी हो सकता है, शायद हो भी रहा होगा। उसको जानने का केवल एक ही तरीका है, अगर आपका जो स्ट्रेन आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आया है उसकी जब जीन टेस्टिंग होती है तभी जीनोमिक टेस्टिंग में ही पता लगता है कि एक वेरिएंट है या 2 वेरिएंट है या फिर न्यूमोनिया वाला इन्फ्लुएंजा वायरस भी मौजूद है। थियोरेटिकली हमारे यहाँ भी हो सकता है। जी, इस स्थिति में डॉक्टर साहब क्या इलाज कुछ अलग तरीके से होता है या फिर दोनों का इलाज एक साथ चलता है? क्या देखिए, स्थिति वो ज्यादा बिगड़ सकती है? हाँ, ये जरूर है कि अगर डेल्टा भी हो जाए और ओमिक्रॉन भी हो जाए तो आपको इन्फेक्शसनेस ओमिक्रॉन की होगी और सिवियरिटी अगर डेल्टा की हो गई तो यू एक्चुअली कैन हैव वर्स्ट ऑफ बोथ द डिजीजेस। थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। और उसी तरह से इन्फ्लुएंजा अगर हुआ तो इन्फ्लुएंजा ने अगर जाकर के लंग्स को इन्वॉल्व कर लिया तो एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ से इन्फ्लुएंजा, तो कभी भी ये 2 या 3 का मिश्रण होने पर स्थिति सिंपल भी रह सकती है, गंभीर भी रह सकती है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक इलाज अभी भी, तो कि दोनों वायरल इन्फेक्शंस हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मेनली ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही होता है, उनको क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है और मेन चीज होती है कि आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है कि नहीं। और अगर कभी भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो जो कोरोना की मॉडरेट सीवियर डिजीज की प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शंस लेने होते हैं। जी, डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास विकल्प क्या है? क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी लगातार बात की जाती है और वैक्सीनेशन ये करवाएं तो काफी हद तक बच सकते हैं चाहे जो भी वेरिएंट हो? अश्विनी जी, वेरिएंट्स को आने से रोकना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में 2 चीजें हैं। एक, वैक्सीन को एक इफेक्टिव टूल के बीच रूप में यूज करना, जिससे कि जितने भी लोग हैं, जैसे अब गवर्नमेंट ने 10 तारीख से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ लोगों को प्रिकॉशनरी थर्ड डोज अलाउ की है, तो मैं कहता हूं कि 100% लोगों को एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये लेनी चाहिए। इससे आपको अवश्य प्रोटेक्शन मिलेगा। 15 से 18 के बच्चों को अब अलाउड है, तो जितने 7.5-8 करोड़ हैं वो शीघ्र इसको लगवाएं। और जब बाद में गवर्नमेंट इसको और कम करेगी फेज्ड मैनर में, 12 साल तक लाएंगे, 9 साल तक लाएंगे, तो हम टीके का फायदा अवश्य उठाएं। ये हमारा पहला हथियार है। और दूसरा, इससे भी ज्यादा सशक्त हथियार है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि हम घर से बाहर अगर जरूरी नहीं है तो ना निकलें, नंबर 1। अगर निकलना है तो बिना मास्क के किसी कीमत पर ना निकले, नंबर 2। नंबर 3, लोगों से जहां तक संभव हो 2 मीटर की दूरी बना के रखें, नंबर 3। नंबर 4, बंद जगहों पर हम ज्यादा संख्या में इकट्ठा ना हो, क्योंकि ट्रांसमिशन का हाईएस्ट चांस बंद जगहों में होता है। और नंबर 5, हर अपॉर्चुनिटी पे हम अपने हाथ वॉश करते रहें।
तो ये 5 सिद्धांत कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के और वैक्सीन का इफेक्टिव यूज आज की तारीख में यह हमारे किसी भी वेरिएंट से बचने के सबसे सशक्त हथियार हैं। अश्विनी जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नमस्कार। कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।